Errors in डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर एंड दियर कंपनसेशन। इस लेक्चर में हम डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में होने वाले एरर्स और उसके कंपनसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनसेशन कहने का मतलब है कि क्षतिपूर्ति, यानी कि एरर्स को कैसे एलिमिनेट किया जाता है या उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग एरर्स में अकर इन डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर। डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में कई सारे एरर्स होते हैं, उसमें से इस लेक्चर में हम सिर्फ एक एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग एरर्स के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला एरर है एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस होने के कारण एरर हो सकते हैं। इन रियलिटी द प्रेशर कॉइल इज नॉट प्योरली रेसिस्टिव। वास्तव में प्रेशर कॉइल है वो प्योरली रेसिस्टिव नहीं होता है, पूरी तरीके से वो रेसिस्टिव नहीं होता है। द प्रेशर कॉइल विल हैव सर्टेन इंडक्टेंस एलोंग विथ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ साथ प्रेशर कॉइल में कुछ इंडक्टेंस भी होते हैं। दिस विल इंट्रोड्यूस एरर्स इन मेजरमेंट अनलेस नेसेसरी कंपनसेशन आर टेकन केयर ऑफ। यानी कि इन इंडक्टेंस के कारण वाटमीटर के मेजरमेंट में एरर इंट्रोड्यूस होता है जब तक कि इसको कंपनसेट नहीं किया जाए। अब हम लोग एरर का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के कारण जो एरर होते हैं वाटमीटर में, उसका हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो जो एरर हम लोग ड्राइव करेंगे उसमें हम पहले वाटमीटर की जो रीडिंग है उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि एक्चुअल रीडिंग वाटमीटर की कितनी है। उसके बाद हम लोग ट्रू वैल्यू निकालेंगे कि ट्रू उस लोड की जो ट्रू वैल्यू कितनी है, जितना पावर कंज्यूम किया जा रहा है, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही हमारा एरर होगा। तो पहले हम लोग एक्चुअल निकालेंगे कि वाटमीटर कितना रीडिंग शो कर रहा है, और उसके बाद ट्रू वैल्यू से उसका डिफरेंस करेंगे तो हमें एरर पता चलेगा। तो इस एक्सप्रेशन को डराइव करने में जो सिंबल्स यूज होंगे, नोटेशन जो यूज होंगे, उसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट मान लिया जाए आरपी जो है वो प्रेशर कॉइल के रेजिस्टेंस को शो करेगा। इसमें आरपी प्रेशर कॉइल के रेजिस्टेंस के लिए यूज किया गया है। एल जो है वो प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को शो करता है। आर जो है वो प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू आर है। और आरपी जो है वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्रेशर कॉइल सर्किट। प्रेशर कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस आरपी है। जो प्रेशर कॉइल होता है उसमें कुछ इंडक्टेंस हैं और एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इस इंडक्टेंस को एल से डिनोट किया गया है, और इस इंडक्टेंस के साथ प्रेशर कॉइल में जो रेजिस्टेंस है उसको आरपी से डिनोट किया गया है, आरपी। और जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है उसको कैपिटल आर से डिनोट किया गया है। और ये कैपिटल आर प्लस ये आरपी, इन दोनों का समेशन पूरे प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस को डिनोट करेगा, जो कि कैपिटल आरपी से उसको डिनोट करेंगे। V इजकल टू वोल्टेज सप्लाइड टू प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। करंट इन करंट कॉइल सर्किट, जो करंट कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो होगा उसको कैपिटल I से डिनोट किया गया है। IP करंट इन प्रेशर कॉइल सर्किट, जो प्रेशर कॉइल सर्किट है इसमें जो करंट फ्लो होगा वो IP है। ZP इजकल टू इम्पीडेंस ऑफ द प्रेशर कॉइल सर्किट। प्रेशर कॉइल का जो इम्पीडेंस होगा उसको ZP से डिनोट किया गया है। प्रेशर कॉइल में आपका रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस प्लस J इंटू XL, इंडक्टेंस के कारण जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो इन दोनों का समेशन जो है, जो फेजर सम है, वो इम्पीडेंस कहलाता है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RP प्लस कैपिटल R है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो है J इंटू J ओमेगा L, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी RP प्लस R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। तो ये आपका प्रेशर कॉइल का टोटल इम्पीडेंस है। M इजकल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल।
करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको एम से डिनोट किया गया है। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, सप्लाई का एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जिसका कि यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। और फाई जो है वो फेज एंगल है बिटवीन करंट आई एंड द वोल्टेज वी। वी और आई के बीच जो फेज एंगल है उसको फाई से डिनोट किया गया है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस इन प्रेशर कॉइल, the current through the pressure coil will lag the voltage across it by an angle बीटा। कहने का मतलब है कि प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस होने के कारण जो प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा वह करंट उसके वोल्टेज से लैग करेगा। और मान लेते हैं कि ये जितने एंगल से लैग करेगा वो एंगल है बीटा। यानी कि प्रेशर कॉइल जो प्रेशर कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो होगा IP वो इसके क्रॉस के वोल्टेज से बीटा एंगल से लैग कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर वोल्टेज को हम इस प्रकार से अगर रिप्रेजेंट करें, ये अगर वोल्टेज है जो कि प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज है, तो जो प्रेशर कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो बीटा एंगल से लैग करेगा यानी कि पीछे चलेगा। यानी जो दोनों के बीच जो फेज एंगल है वो बीटा है। वोल्टेज से जो फेज एंगल है यानी कि जो करंट है प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बीटा एंगल से लैग कर रहा है। इंडक्टेंस होने के कारण ये लैग करेगा। और अगर हम इसका इम्पीडेंस डायग्राम देखें तो रेजिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं, यानी कि जो प्रेशर कॉइल में जो रेजिस्टेंस है उसको हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आपका 90 डिग्री इससे 90 डिग्री पे होगा, यानी कि आपका ये एक्सेल है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका इम्पीडेंस होता है जिसको कि ZP से डिनोट किया गया है। और ये जो एंगल है यही एंगल आपका बीटा है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें tan बीटा अगर लिखना चाहें तो tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू होता है लंबाई आधार यानी कि XL और बाई R। tan बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं XL बाई R, यानी कि tan बीटा इक्वल टू XL बाई R होता है, यानी कि जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो tan बीटा कहलाएगा। तो XL की जगह पे हम ओमेगा L लिख सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस था वो आपका RP है, प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RP है। और ये RP जो है वो आपका स्मॉल RP और प्लस R ये दोनों का समेशन है। तो यहाँ से हम बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा L बाई RP प्लस R, यानी कि जो प्रेशर कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट उसके रिस्पेक्टिव वोल्टेज से बीटा एंगल से लैग करेगा। और बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा tan इनवर्स ओमेगा L बाई RP प्लस R। लेट द लोड इज इंडक्टिव, हेंस करंट कॉइल करंट लैग्स द वोल्टेज बाई एन एंगल फाई। मान लेते हैं कि जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। तो जब इंडक्टिव लोड है तो करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो भी वोल्टेज से मान लेते हैं कि फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो ये आपका सप्लाई वोल्टेज है या आपका प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज है। और ये आपका करंट कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है। तो जो सप्लाई वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में जो करंट कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है वो फाई एंगल से लैग करेगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि लोड जो है वो इंडक्टिव है। अगर लोड इंडक्टिव नहीं बल्कि कैपेसिटिव लोड होगा तो ये करंट हमारा वोल्टेज से लीड करेगा, यानी कि आई का पोजीशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमने एज्यूम किया है कि जो लोड है वो इंडक्टिव है, इसलिए जो करंट है वो फाई एंगल से लैग करेगा। ये आपका प्रेशर कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है जिसको कि IP से डिनोट किया गया है। तो जो प्रेशर कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस के वोल्टेज से बीटा एंगल से लैग करेगा। और ये बीटा का वैल्यू जो है वो फाई से कम होता है, स्मॉल एंगल है ये, बीटा फाई के रिस्पेक्ट में स्मॉल एंगल होगा तो ये फाई एंगल से लैग करेगा। तो इस प्रकार से I और IP इन दोनों के बीच जो फेज एंगल होगा उसको हमने फाई डैश से डिनोट किया। और ये फाई डैश इजिकल टू होगा फाई माइनस बीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाई डैश इजिकल टू फाई माइनस बीटा। अब डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो वाटमीटर का डिफ्लेक्शन होता है
उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, I1 इंटू I2 बाई के इंटू कॉस फाई इंटू DM बाई डी थीटा। ये होता है डिफ्लेक्शन का फार्मूला, यानी कि इसी के अनुसार वाटमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि जो एक्चुअल वाटमीटर की रीडिंग होगी, तो I1 के जगह पे आपका प्रेशर कॉइल का करंट, I2 के जगह पे करंट कॉइल के थ्रू का करंट, और जो यहाँ फाई होता है वो इन दोनों के बीच का फेज एंगल है। प्रेशर कॉइल करंट और करंट कॉइल करंट, इन दोनों के बीच जो फेज एंगल होगा उसका कॉस से मल्टीप्लाई होता है फार्मूला में। तो यहाँ पे ये एंगल आपका फाई डैश है, तो यानी कि IP इंटू आई बटा के इंटू कॉस फाई डैश इंटू DM बाई डी थीटा, ये वाटमीटर की एक्चुअल रीडिंग होगी, यानी ये आपका वाटमीटर का मेजर्ड वैल्यू है। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, IP के जगह पे पुट करेंगे, IP इजिकल टू V अपॉन ZP हम लिख सकते हैं, यानी कि प्रेशर कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, प्रेशर कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, इसके वोल्टेज से और इम्पीडेंस से, वोल्टेज को इम्पीडेंस से जब डिवाइड करेंगे, जो HP था ZP, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें प्रेशर कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट पता चलेगा। यानी कि IP के जगह पे हम V अपॉन ZP लिख सकते हैं। तो हम, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया V बाई ZP इंटू के इंटू आई, और कॉस फाई डैश के जगह पे हमने पुट किया फाई माइनस बीटा इंटू DM बाई डी थीटा। और प्रेशर आपका जो इम्पीडेंस सर्किट है उससे हम ये लिख सकते हैं कि इम्पीडेंस सर्किट में आपका ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि RP है, और ये जो है आपका इम्पीडेंस है जिसको ZP से डिनोट किया गया है, और ये एंगल आपका बीटा है। तो इसमें जब आप कॉस लगाएंगे, कॉस बीटा लिखेंगे, तो कॉस बीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस बीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि RP और बाई ZP, RP बाई ZP आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप ZP अगर आप निकालेंगे तो ZP इक्वल टू RP बाई कॉस बीटा लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि चूँकि ZP इक्वल टू RP बाई कॉस बीटा हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू को, ZP के वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा आपका जो वाटमीटर की रीडिंग है, यानी जो मेजर्ड वैल्यू है वो हो जाएगा VI कॉस फाई माइनस बीटा, और ZP के जगह पे हमने ये वैल्यू पुट किया, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्चुअल वाटमीटर जो रीडिंग होगी, यानी जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो होगा VI बटा के इंटू RP इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस फाई माइनस बीटा इंटू DM बाई डी थीटा। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, और ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि वाटमीटर जो रीडिंग लेगा, वाटमीटर जो का जो डिफ्लेक्शन होगा वो वैल्यू है ये, यानी कि ये एक्चुअल वाटमीटर की रीडिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रू वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ट्रू वैल्यू कितना है, और हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल गया, यानी मेजर्ड वैल्यू पता चल गया, और जब इन दोनों में डिफरेंस लेंगे तो हमें एरर पता चलेगा। तो जो एक्चुअल वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए जो है वो आपका बीटा का वैल्यू, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए बीटा जो है वो उस केस में 0 होगा, क्योंकि अगर प्रेशर कॉइल में कोई इंडक्टेंस नहीं है, प्रेशर कॉइल में अगर इंडक्टेंस नहीं है तो उस केस में जो आपका इम्पीडेंस है वो आपका रजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और जब बराबर होगा तो उस केस में बीटा का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। यानी बीटा की जगह पर जब हम 0 पुट करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आपका ट्रू वैल्यू बन जाएगा जब बीटा इक्वल टू 0 होगा। तो जब बीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये आपका कॉस फाई हो जाएगा, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है वो आपका हो जाएगा VI कॉस फाई बटा के इंटू RP इंटू DM बाई डी थीटा। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस, अगर इंडक्टेंस अगर नहीं है तो उस केस में ZP जो है वो RP के बराबर होगा, यानी जो इम्पीडेंस है, प्रेशर कॉइल का जो इम्पीडेंस है वो प्रेशर कॉइल के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। और उस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में अगर हम बीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वो ट्रू पावर मिलेगा। तो ये ट्रू पावर का जो एक्सप्रेशन है इसको हमने इक्वेशन 2 माना, और जो एक्चुअल पावर का जो एक्सप्रेशन था उसको हमने इक्वेशन 1 माना। तो हमें मेजर्ड वैल्यू पता चल गया और ट्रू वैल्यू भी पता चल गया, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही हमारा एरर कहलाएगा। तो हम एरर का एक्सप्रेशन इसमें अभी डिराइव करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम ट्रू पावर और जो एक्चुअल पावर है इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालना चाहें
तो रेशियो क्या होगा, ट्रू पावर के जगह पे हम इक्वेशन 2 से ये वैल्यू पुट करेंगे और जो एक्चुअल बॉटम मीटर की रीडिंग है उसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। तो इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ट्रू पावर और एक्चुअल बॉटम मीटर रीडिंग इसका जो रेशियो है वो आपको होगा cos फाई बटा cos बीटा इंटू cos फाई माइनस बीटा। ये ट्रू पावर और एक्चुअल पावर का दोनों का रेशियो हुआ। तो इसमें जो आपका ये सेकंड जो टर्म है cos फाई माइनस बीटा, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो लिख सकते हैं cos फाई इंटू cos बीटा प्लस साइन फाई इंटू साइन बीटा। cos ए माइनस बी के फार्मूला से उसको एक्सपेंड करेंगे और फिर एक्सपेंड करने के बाद ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे। तो उस टर्म को कॉमन ले लिए तो अंदर में बचा आपका 1 प्लस टेन फाई इंटू टेन बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका साइन फाई के बटा में कॉस फाई आ जाएगा जो कि टेन फाई बन जाएगा, और साइन बीटा के बटा में कॉस बीटा आ जाएगा जो कि टेन बीटा बन जाएगा। साथ ही साथ आपका ये कॉस फाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस टेन फाई इंटू टेन बीटा। 1 बटा कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे हम सेक स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा ट्रू पावर और एक्चुअल पावर का जो रेशियो है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस टेन फाई इंटू टेन बीटा। और सेक स्क्वायर बीटा की जगह पे हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। तो आपका ट्रू पावर और एक्चुअल पावर का जो रेशियो है ये आपको हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस टेन फाई इंटू टेन बीटा। चूँकि बीटा जो है ये आपका बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो इसका टेन स्क्वायर भी और भी ज़्यादा छोटा वैल्यू होगा, यानी ये निग्लिजिबल होगा। इसलिए हम इसको नियरली जीरो हम इसके जगह पे पुट कर सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करने के बाद जो आपका ट्रू पावर और एक्चुअल पावर का जो रिलेशन है, दोनों का जो रेशियो है वो हो जाएगा आपको 1 बटा 1 प्लस टेन फाई इंटू टेन बीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्चुअल बॉटम मीटर की जो रीडिंग है वो हो जाएगा आपको 1 प्लस टेन फाई इंटू टेन बीटा इंटू ट्रू पावर। तो ये दोनों रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रू पावर और एक्चुअल पावर का रेशियो कितना होता है, या एक्चुअल पावर जो है वो ट्रू पावर का कितना गुना होता है। तो अब हम लोग इसमें एरर निकालेंगे। तो एरर निकालने के लिए क्या है कि जो एक्चुअल बॉटम मीटर की रीडिंग है, यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कहने का मतलब है कि एक्चुअल बॉटम मीटर की जो रीडिंग है माइनस ट्रू पावर। तो जो एक्चुअल बॉटम मीटर की रीडिंग है वो अभी हमने निकाल कर लाया है कि वो 1 प्लस टेन फाई टेन बीटा इंटू ट्रू पावर, ये आपका एक्चुअल बॉटम मीटर की रीडिंग है माइनस ट्रू पावर। तो इसमें से दोनों में से ट्रू पावर आप कॉमन ले लेंगे, तो आपको जो एरर आएगा वो आएगा टेन फाई इंटू टेन बीटा इंटू ट्रू पावर। तो ये आपका एरर का एक्सप्रेशन आया। जो डायनेमोमीटर टाइप बॉटम मीटर में प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण जो एरर होगा वो होगा टेन फाई इंटू टेन बीटा इंटू ट्रू पावर, यानी ट्रू पावर का टेन फाई इंटू टेन बीटा टाइम्स, जहाँ बीटा क्या है, बीटा आपका जो है वो प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस होने के कारण जो प्रेशर कॉइल वोल्टेज और प्रेशर कॉइल के थ्रू करंट, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो बीटा है, और फाई जो है ये आपका करंट कॉइल और वोल्टेज के करंट कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल है फाई। तो ये एरर का जो एक्सप्रेशन जो निकल कर आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहें तो जो हमारा एरर आया है, जो हमारा एरर का एक्सप्रेशन आया, इसको हम ट्रू वैल्यू से भाग लगाएंगे तो हमारा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो जो एरर है यानी कि जो डिफरेंस है उसको ट्रू पावर से जब हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर मिलेगा। तो एरर का जो एक्सप्रेशन था वो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको जब आप ट्रू पावर से डिवाइड करेंगे तो ट्रू पावर कैंसिल हो जाएगा, आपको परसेंटेज एरर का जो फार्मूला आएगा वो होगा टेन फाई इंटू टेन बीटा इंटू 100। तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के कारण डायनेमोमीटर टाइप बॉटम मीटर में जो परसेंटेज एरर होगा वो होगा टेन फाई इंटू टेन बीटा इंटू 100। अभी जो हमने एरर का एक्सप्रेशन लाया था वो था टेन फाई इंटू टेन बीटा और इंटू ट्रू पावर। तो ट्रू पावर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जो ट्रू पावर है वो होता है वी आई कॉस फाई को
ट्रू पावर कहा जाता है, यानी कि जो एक्चुअल पावर है वो वी आई कॉस फाई होता है ट्रू पावर। तो इसके जगह पे हम ट्रू पावर के जगह पे वी आई कॉस फाई पुट करेंगे, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा इन सब को सॉल्व करने के बाद वो होगा वी आई साइन फाई इंटू टेन बीटा। तो ये आपका एरर का फार्मूला है। एरर का फार्मूला अभी जो हम लाए थे वो आपका ट्रू पावर के टर्म्स में था, या डायरेक्टली आप उसको कह सकते हैं वी आई साइन फाई इंटू टेन बीटा। ट्रू पावर इजकल टू वी आई कॉस फाई जो है ये आपका थ्योरेटिकल फार्मूला है, तो उसको हमने इस एक्सप्रेशन में पुट किया। फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द एरर इज कंसिडरेबल एट लो पावर फैक्टर, यानी कि इस एक्सप्रेशन से हमें यह पता चलता है कि अगर पावर फैक्टर लो हो, लो पावर फैक्टर पे जो एरर है वो कंसिडरेबल है, यानी नेग्लिजिबल एरर नहीं है, क्योंकि जब पावर फैक्टर लो होगा तो उस केस में साइन फाई का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब साइन फाई का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपका एरर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, इसलिए लो पावर फैक्टर पे जो एरर है वो ज़्यादा होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमने नोट में लिखा है। पहला है कि द एरर ऑफ द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द मेजर्ड पावर इज कॉल्ड करेक्शन फैक्टर। हम पहले भी देखे हैं, इसी एक्सप्रेशन में डिस्कस किए हैं कि जो ट्रू पावर है और जो मेजर्ड पावर है यानी कि एक्चुअल पावर है, इन दोनों का जो रेशियो है वो आया था कॉस फाई बटा कॉस बीटा इंटू कॉस फाई माइनस बीटा। तो इस रेशियो को ही, यानी कि ट्रू पावर और जो एक्चुअल पावर है, इन दोनों के रेशियो को ही करेक्शन फैक्टर कहा जाता है। यानी कि जो करेक्शन फैक्टर का फार्मूला होगा वो होगा कॉस फाई बटा कॉस बीटा इंटू कॉस फाई माइनस बीटा फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ये होगा, अगर लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा तो आपका उस केस में ये फाई माइनस बीटा की जगह पे फाई प्लस बीटा हो जाएगा। जो सेकंड है इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि अंडर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, यानी कि अगर लोड जो है वो इंडक्टिव लोड है यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, तो उस केस में जो वाटमीटर की रीडिंग जो डिस्प्ले होगी वो ट्रू पावर के कंपैरिजन में हायर वैल्यू होगा, यानी जितना ट्रू पावर कंज्यूम हुआ है उसकी तुलना में जो वाटमीटर की रीडिंग होगी वो हायर वैल्यू होगी, ट्रू पावर से वो ज़्यादा डिस्प्ले करेगा अगर लोड इंडक्टिव है। तो अंडर लीडिंग पावर फैक्टर लोड, यानी कि अगर जो लोड है वो कैपेसिटिव लोड है यानी लीडिंग पावर फैक्टर लोड है, तो उस केस में जो वाटमीटर की रीडिंग होगी वो कंज्यूम किए गए ट्रू पावर से के कंपैरिजन में लोअर वैल्यू होगी, यानी कि कम डिस्प्ले करेगा। जितना पावर कंज्यूम हुआ है उसके कंपैरिजन में कम वैल्यू वाटमीटर डिस्प्ले करेगा। अभी जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया उस एक्सप्रेशन में हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारा लोड है वो इंडक्टिव लोड है, लेकिन अगर लोड हमारा कैपेसिटिव लोड है या लीडिंग पावर फैक्टर लोड है तो उस केस में जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है भी और करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है आई, तो अगर लीडिंग पावर फैक्टर लोड है तो उस केस में ये जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करता है। जो करंट है वो फाई एंगल से लीड करेगा, जबकि लैगिंग लोड के केस में ये करंट जो है वो लैग करता था, लेकिन लीडिंग पावर फैक्टर लोड में करंट लीड करेगा, वोल्टेज से आगे चलेगा। और साथ ही साथ जो प्रेशर कॉइल में जो इंडक्टेंस होता है तो उस इंडक्टेंस के कारण जो प्रेशर कॉइल करंट है वो वोल्टेज से बीटा एंगल से लैग करेगा, इंडक्टेंस के कारण ये लैग करेगा, लेकिन जो कैपेसिटिव लोड होने के कारण या लीडिंग लोड होने के कारण ये करंट लीड करेगा, तो ये आपका एंगल बीटा है। तो टोटल जो आपका आईपी और आई के बीच जो एंगल है वो इस केस में लीडिंग पावर फैक्टर के केस में जो फाई डैश है वो आपका हो जाएगा फाई प्लस बीटा हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर के केस में, जबकि लैगिंग पावर फैक्टर के केस में ये फाई डैश इक्वल टू था फाई माइनस बीटा। तो एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी फाई माइनस बीटा था तो उसके जगह पे अगर फाई प्लस बीटा से उसको रिप्लेस किया जाए तो आपका एक्सप्रेशन लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनसेशन फॉर प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, यानी प्रेशर कॉइल
के इंडक्टेंस के कारण जो एरर आ रहा था उसको कंपनसेशन कैसे किया जाता है, कैसे उसको एलिमिनेट किया जाता है, कैसे उसको कंपनसेट किया जाता है। ए वाटमीटर कैन बी कंपनसेटेड फॉर प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस बाय कनेक्टिंग ए प्रीसेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस across a certain portion of the external resistance connected in series with the pressure coil। यानी कि वाटमीटर में प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण जो एरर हो रहा है उसको कंपनसेट किया जा सकता है। उसके लिए जो प्रेशर कॉइल में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाता है उस रेजिस्टेंस के एक पोर्शन में, एक निश्चित पोर्शन में, एक छोटे भाग में उस रेजिस्टेंस के पैरेलली एक कैपेसिटेंस को कनेक्ट करके और इस एरर को, प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है या कंपनसेट किया जा सकता है। ये जो फिगर है आपका, इसमें आपका ये प्रेशर कॉइल है जिसका कि अपना रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आरपी है और जो इंडक्टेंस है प्रेशर कॉइल का वो है एल, और प्रेशर कॉइल के साथ एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है और वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जो इस सीरीज में कनेक्ट किया गया है उसके एक छोटे पोर्शन के पैरेलल में एक कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो छोटा पोर्शन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, उसका वैल्यू हमने स्मॉल आर माना। तो इस स्मॉल आर रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया गया है और उसके बाद प्रॉपर कैपेसिटेंस का वैल्यू सेलेक्ट करके और जो प्रेशर कॉइल के कारण, जो इंडक्टेंस के कारण जो एरर हो रहा था उसको कंपनसेट किया जा सकता है। तो इस केस में जो टोटल आरपी जो है आपका टोटल रेजिस्टेंस है, यानी कि जो प्रेशर कॉइल का अपना जो रेजिस्टेंस है आरपी और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इन दोनों का समेशन है आपका कैपिटल आरपी। यानी कि कैपिटल आरपी इज इक्वल टू है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्रेशर कॉइल सर्किट। प्रेशर कॉइल का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आरपी है और जो अपना रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आरपी है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है वो है कैपिटल आर। तो अभी हम लोग इस स्मॉल आर और जो कैपेसिटेंस कनेक्ट किया जाएगा इन दोनों के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, एक एक्सप्रेशन लाएंगे जो कि आर और सी के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए उसको एक्सप्रेस करेगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस कितना होगा। इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस कितना होगा, तो इस सर्किट में इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस है, अगर इस पार्ट को, इतने पार्ट को अगर अभी इग्नोर किया जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो हो गया आपको आर पी माइनस आर। इसको हम अभी हटा रहे हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस हो गया आर पी माइनस आर प्लस जो इंडक्टेंस है उसके कारण जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो होगा आपको जे ओमेगा एल। तो ये आपका जे ओमेगा एल प्लस आर पी माइनस आर, ये आपका इतने पार्ट का, इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट का आपका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है। और ये जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है जिसमें कि दो ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा। इक्विवेलेंट निकाल के और इसी एक्सप्रेशन में हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पता चलेगा। तो इस पैरेलल सर्किट का जो एक्सप्रेशन होगा, तो चूँकि ये कैपेसिटेंस है तो इसका हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे जो कि होता है 1/j ओमेगा सी, यानी कि आप कह सकते हैं 1/j ओमेगा सी, या इसको कहते हैं -j ओमेगा सी। और इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको करना होगा R इंटू -j बटा ओमेगा सी बटा R प्लस -j बटा ओमेगा सी। जैसे कि दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो जिससे उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों पैरेलली ब्रांच का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालेंगे। तो जो आपका टोटल इम्पीडेंस होगा उस सर्किट का, जिसको कि हम ZP से डिनोट कर रहे हैं, वो होगा RP माइनस R, यानी कि जो कैपेसिटेंस के साथ जब ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड है उसको अभी हम हटा के जो रेजिस्टेंस बचेगा वो होगा RP माइनस R।
और इंडक्टेंस के कारण जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो होगा जे ओमेगा एल, और जो पैरेलल कनेक्टेड ब्रांच है जिसमें क्या स्मॉल आर और एक कैपेसिटेंस है, तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको आर इंटू माइनस जे बटा ओमेगा सी बटा आर माइनस जे बटा ओमेगा सी, जहाँ जे ओमेगा सी क्या है वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो कि होता है 1/जे ओमेगा सी होता है, तो इसको हम माइनस जे बटा ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका उस सर्किट का टोटल जो है वो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है। तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको इम्पीडेंस मिलेगा वो होगा आर पी माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस आर माइनस जे ओमेगा सी आर स्क्वायर बटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये लास्ट वाला। तो ये आपका जो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका वैल्यू पावर फ्रीक्वेंसी के लिए एक से बहुत ही छोटा होता है, एक से बहुत ही छोटा होता है, यानी नियरली इक्वल टू 0 होता है, यानी इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो जब हम ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा जो टोटल इम्पीडेंस है सर्किट का वो हो जाएगा आपको विथ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द सर्किट कांस्टेंट एट पावर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कांस्टेंट को प्रॉपरली सिलेक्ट करने पे जो है ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू एक से बहुत ही छोटा होगा, इसलिए इस टर्म को नेगलेक्ट करेंगे। और नेगलेक्ट करने के बाद जो आपका इम्पीडेंस बचेगा वो होगा आर पी माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस आर माइनस जे ओमेगा सी आर स्क्वायर। इसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर अलग अलग करें तो हम लिख सकते हैं कि जेड पी इजकल टू आर पी माइनस जे ओमेगा एल माइनस सी स्क्वायर। तो ये हमारा उस सर्किट का प्रेशर कॉइल सर्किट का टोटल इम्पीडेंस है। और अगर हम चाहते हैं कि प्रेशर कॉइल जो है वो पूरी तरीके से वो रेसिस्टिव सर्किट हो जाए, उसमें इंडक्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इमेजिनरी पार्ट को 0 करना होगा। इमेजिनरी पार्ट उसके लिए 0 होना चाहिए। जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस बचेगा, यानी कि सर्किट हमारा पूरी तरीके से रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट को 0 करने के लिए क्या करना होगा कि L इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर करना होगा। अगर इंडक्टेंस इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर, अगर L इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर, अगर ऐसा हो जाता है रिलेशन, तो उस केस में जब L और सी आर स्क्वायर ये दोनों बराबर जब हो जाएंगे तो आपका ये जो इमेजिनरी टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। वो जब 0 हो जाएगा तो जो आपका प्रेशर कॉइल का जो इम्पीडेंस है वो प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा। और प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस जब प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा तो उस केस में आपका बीटा का वैल्यू फिर 0 हो जाएगा और फिर प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस ही समाप्त हो जाएगा और कोई भी एरर उसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से इफ़ L इजिकल टू सी आर स्क्वायर, अगर L इजिकल टू सी आर स्क्वायर अगर हो जाता है तो उस केस में जो इम्पीडेंस है प्रेशर कॉइल सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा और बीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, विच इज डिजायर्ड, जो कि वांछित है। यही हमें चाहिए कि प्रेशर कॉइल सर्किट पूरी तरीके से रेसिस्टिव होना चाहिए। तो एक कैपेसिटेंस को कनेक्ट करके और उस कैपेसिटेंस का वैल्यू इस प्रकार से हो ताकि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस हमारा उसका इंडक्टेंस का इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। 10. द एरर caused by pressure coil inductance is almost completely eliminated if C is equal to R but C is equal to L by R square। तो इस प्रकार से प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण जो एरर होता था उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है यदि C इज इक्वल टू हो L बाई आर स्क्वायर, यानी जो इंडक्टेंस है और जितने पोर्शन में कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है, तो इन तीनों के बीच अगर ये रिलेशन है तो आपका जो प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस का जो इफेक्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण होने वाले एरर और उसके कंपनसेशन के बारे में डिस्कस किया। डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में और जो एरर होते हैं उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।